नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। विश्व पटल पर अपनी अलग पहचान बनाने और यूपी के दम पर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में अग्रणी बनने की दिशा में 3 दिवसीय सेमीकॉन इंडिया 2024 बेहद अहम है। उत्तर प्रदेश को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए प्रदेश और केंद्र सरकार की नजर ताइवान, चीन और अमेरिका की कंपनियों पर है। ये कंपनियां यहां पर काम करना चाहती हैं और निवेश के लिए भारत की ओर देख रही हैं। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमीकॉन इंडिया 2024 का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन करते हुए कहा कि आज सपना पूरा होने की दिशा में अग्रसर है। यूपी ने एक बार फिर इतिहास लिख दिया है। भारत किसी से अब पीछे नहीं। मुख्यमंत्री, जब दुनिया के मजबूत से मजबूत बैंकिंग सिस्टम भी चरमरा गए, तब भारत में बैंक बिना रुके चल रहे थे। भारत का यूपीआई हो, रुपे कार्ड हो, डिजी लॉकर से लेकर डिजी यात्रा तक अलग अलग तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भारत के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। आज भारत आत्मनिर्भर होने के लिए हर सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रहा है। आज भारत बड़े पैमाने पर ग्रीन ट्रांजिशन कर रहा है। आज भारत में डेटा सेंटर्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है, यानी ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को ड्राइव करने में भारत बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। हमारी सरकार भारत में पूरे सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन इकोसिस्टम को आगे बढ़ा रही है। मैंने इस साल लाल किले से कहा है, हमारा सपना है कि दुनिया की हर डिवाइस में इंडियन मेड चिप हो। सेमीकंडक्टर पावर हाउस बनने के लिए जो भी जरूरी होगा, भारत वो सब करने वाला है। साथियों, क्रिटिकल मिनरल्स के डोमेस्टिक प्रोडक्शन और इसके ओवरसीज एक्विजिशन के लिए हमने कुछ समय पहले क्रिटिकल मिनरल मिशन की घोषणा की है। क्रिटिकल मिनरल्स को कस्टम्स ड्यूटी से छूट देना हो, क्रिटिकल मिनरल्स को उसके ब्लॉक्स की माइनिंग की ऑप्शन हो, इन सब पर तेजी से काम हो रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस में एक सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर बनाने के लिए भी काम कर रहे हैं। हम आईआईटीज के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं ताकि हमारे इंजीनियर्स ना सिर्फ अभी के लिए हाईटेक चिप बनाए, बल्कि नेक्स्ट जेन चिप पर भी रिसर्च करें। डायोड में एनर्जी सिर्फ एक डायरेक्शन में ही जाती है, लेकिन भारत की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में स्पेशल डायोड्स लगे हुए हैं। यहां हमारी एनर्जी दोनों डायरेक्शन में जाती है। आपके मन में आएगा कैसे? और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इन्वेस्ट करते हैं और वैल्यू क्रिएट करते हैं, वहीं सरकार आपको स्टेबल पॉलिसीज और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देती है।
सेमीकंडक्टर की आपकी इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड सर्किट से जुड़ी हुई है। भारत भी आपको एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम देता है। भारत के डिजाइनर्स, उनके जबरदस्त टैलेंट को तो आप भली भांति जानते हैं। डिजाइनिंग की दुनिया में 20% टैलेंट का योगदान भारत करता है और इसका निरंतर विस्तार हो रहा है। तो विश्व पटल पर अपनी अलग पहचान और यूपी के दम पर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में अग्रणी बनने की दिशा में 3 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया 2024 बेहद अहम है। तो वहीं सेमिकॉन इंडिया 2024 का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन उन्होंने दिया, जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं, सुनिए। इस नीति में पूंजीगत सहायता, ब्याज उपादान, भूमि मूल्य तथा स्टैंप व विद्युत शुल्क में भी छूट करने के अनेक आकर्षक प्रावधान किए गए हैं। उत्तर प्रदेश पहले से ही वैश्विक सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियर्स के हब के रूप में स्थापित हो रहा है। मीडियाटेक, ERM, क्वेलकॉम, NXP, कैडेंस और सिनॉप्सिस जैसी प्रमुख कंपनियां यहां प्रदेश में स्थापित हैं। यह उत्तर प्रदेश में स्थानीय प्रतिभा को लाभ उठाने में व सेमीकंडक्टर डिजाइन तथा मैन्युफैक्चरिंग में इनोवेशन को बढ़ावा देने में अपना सहयोग प्रदान कर रही हैं। इसको देखते हुए आईटी इंडस्ट्री को प्रदेश में उद्योग का दर्जा देने का निर्णय किया गया है, जिससे प्राधिकरणों के अधीन उद्योग भूमि को औद्योगिक सस्ते दरों पर आईटी कंपनियों को दिया जा सके तथा 150 किलोवाट की सभी आईटी कंपनियों को औद्योगिक दरों पर विद्युत की आपूर्ति भी किया जा सके। प्रदेश में निवेश के अनुकूल वातावरण बनाने की दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रदेश ने लगातार टॉप अचीवर का दर्जा हासिल किया है। सेमीकंडक्टर, आईटी, आईटीएस, डाटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस एंड एरोस्पेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल, वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक, एमएसएमई, टेक्सटाइल व टूरिज्म आदि से संबंधित 27 सेक्टोरियल पॉलिसीज वर्तमान में प्रदेश में लागू हैं। उत्तर प्रदेश में एफडीआई, फॉर्चून ग्लोबल 500 और फॉर्चून इंडिया 500 कंपनियों के लिए भी एक हमारी समर्पित 450 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं संचालित की जा रही हैं। एमओयू मॉनिटरिंग हेतु निवेश सारथी पोर्टल विकसित किया गया है। टेंसेंट सुल्तानपुर में मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद से बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच वार पलटवार का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। मंगेश यादव एनकाउंटर के बाद छिड़ी राजनीतिक जंग रोजाना सियासी रंग बदल रही है। एनकाउंटर के बाद से ही विपक्ष, खास तौर पर समाजवादी पार्टी सुप्रीमो एनकाउंटर को लेकर योगी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं और मंगेश यादव के एनकाउंटर को जातीय एनकाउंटर का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो जातीय कार्रवाई का हवाला देकर अखिलेश यादव योगी सरकार को आंखें तरे रहे थे, मगर अब अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर नया पोस्ट करके और राजनीतिक गलियारों में एक नया शिगुफा छेड़ा है। दरअसल सपा सुप्रीमो अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी सरकार के एनकाउंटर का पैटर्न बता डाला। अखिलेश ने लिखा है कि बीजेपी राज में एनकाउंटर का पैटर्न सेट हो गया है। पहले किसी को उठाओ, फिर झूठी मुठभेड़ की कहानी बनाओ, फिर दुनिया को झूठी तस्वीरें दिखाओ,
फिर हत्या के बाद परिवार वालों द्वारा सच बताए जाने पर तरह तरह के दबाव और प्रलोभन से उन्हें दबाओ। मगर एक तरफ जहां अखिलेश एनकाउंटर को लेकर लगातार योगी सरकार पर हमलावर हैं और बीजेपी को सच का एनकाउंटर करने वाली पार्टी बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश के पोस्ट के जवाब में बीजेपी से अपर्णा यादव ने भी पोस्ट कर एनकाउंटर पर योगी सरकार का बचाव किया और कहा कि एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मगर एनकाउंटर हुआ है तो जरूर कोई कारण होगा। समाजवादी पार्टी के लाल टोपी के नीचे का काला चेहरा परत दर परत सामने आता जा रहा है। एनकाउंटर के बाद अखिलेश यादव जी का दर्द और बढ़ जाता है। अपराधियों के साथ उनका कैसा गठजोड़ है, यह एनकाउंटर से उनकी पीड़ा को समझा जा सकता है। अखिलेश यादव जी अब अपराधियों की जाति बताने का काम कर रहे हैं। वो पीड़ितों के साथ खड़े नहीं हैं, वो पीड़ितों की जाति नहीं देखना चाहते हैं। वो पुलिसकर्मी जो शहीद हो गए हैं या जो पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, उनकी जाति नहीं देखना चाहते हैं। वो अपराधियों की जाति देख रहे हैं। ये राजनीति की न्यूनता है और समाजवादी पार्टी को ये बहुत महंगा पड़ने वाला है। वो अयोध्या में पीड़ित लड़की की जाति नहीं देखते हैं जो पीडीए का हिस्सा है। वो मऊ में जो रेप पीड़िता है जो पीडीए का हिस्सा है, उसकी जाति नहीं देखना चाहते हैं। वो अपराधियों की जाति बता करके अपराधियों के साथ पेशबंदी में खड़े हो रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं भाजपाई एक के बाद एक वार पर पलटवार भी कर रहे हैं। यानी साफ है कि एनकाउंटर पर छिड़ी जंग में अखिलेश ने राजनीतिक बाउंसर डालने का काम किया है। मगर इस मुद्दे पर अपर्णा के साथ ही बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि यूपी में उपचुनाव से पहले ना तो एनकाउंटर का मुद्दा और ना ही अखिलेश के पोस्ट पर कोई ब्रेक लगने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया, जहां प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया एक महत्वपूर्ण परिवर्तन से गुजर रही है। यह एहसास बहुत बड़ा है कि जलवायु परिवर्तन केवल भविष्य की बात नहीं है। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा। Committed towards creating cleaner and greener planet. We were the first among G20 nations to fulfill our Paris commitments on green energy. These commitments were fulfilled 9 years ahead of the target of 2030. India's installed non-fossil fuel capacity increased nearly 300% in the last 10 years. Our solar energy capacity increased over 3,000% in the same period. But we are not resting on these achievements. We remain focused on strengthening existing solutions. We are also looking at new and innovative areas. This is where green hydrogen comes into the picture. That this conference will help the exchange of many ideas on such issues. Friends, humanity has faced many challenges in the past. Each time we overcame adversities through solutions that were collective and innovative. In the same spirit of the collective and innovative action that will guide us towards a sustainable future. We can achieve anything when we are together. Let us work to accelerate the development and deployment of green hydrogen. There is a growing realization that climate change is not just a matter of the future. The impact of climate change is being felt here and now.
तो समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और भारतीय जनता पार्टी की नेता अपर्णा यादव ने उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने कहा कि पद को लेकर उनकी कोई नाराजगी नहीं थी। आज राधाष्टमी है, इसलिए आज पद संभाला है। अपर्णा यादव ने सीएम योगी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया इसके लिए। मैं समझती हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश सरकार ने मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी है। मेरा काम आप सब लोग जानते हैं कि महिलाओं पर ही आधारित रहता है ज़्यादातर। मैं लगातार जो है 2014 से मेरे साथ कई लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने जो है जगह जगह मुझे देखा होगा काम करते हुए, और चाहे निर्भया का धरना प्रदर्शन हो, चाहे जो है इस समय बंगाल पे जो भी कुछ हुआ हो, लगातार मैं काम करती आई हूँ। और मैं प्रदेश सरकार का, अपने नेतृत्व का, संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे जो है ये जिम्मेदारी करी है। ईश्वर से कामना करती हूँ कि शक्ति दे मुझे कि मैं निस्वार्थ और जिस प्रकार से सेवा भाव से मैंने समाज सेवा का रास्ता चुना है, अब मैं पॉलिटिक्स में हूँ, सभी बड़ों के आशीर्वाद से मैं अपना जो है काम कर सकती। नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। और देखिए, परिवार में जो है एक बार आदमी जब रहता है तो अपनी बात कहने का, सबको कहने का अधिकार है। इसका मतलब ये नहीं कि नाराजगी है या कोई ऐसी बात है। और भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा परिवार है और इसमें जो है मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी परशुराम जी की तरह हैं। तो मुझे लगता है कि मैं पहले एकलव्य थी, मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं मिली थी, अब जो है जिम्मेदारी मिल गई है तो मुझे लग रहा है कि मैं शायद अर्जुन की तरह काम करूंगी। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से धन्यवाद। तो शिमला के संजौली में मस्जिद के अवैध निर्माण के खिलाफ हिंदू संगठनों का प्रदर्शन तेज हो गया है। जिला प्रशासन की निषेधाज्ञा के बावजूद हजारों लोग सड़कों पर उतरे और सुक्खू सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अवैध ढांचे को ढहाने की मांग की। प्रदर्शन को कंट्रोल करने में पुलिस अधिकारियों के पसीने छूट गए। प्रशासन ने एहतियातन कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। आपको बता दें कि पुलिस ने अवैध ढांचे की ओर जाने वाले रास्ते पर बैरिकेडिंग रखी है और सजौली ही नहीं, पूरे शिमला में भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। यानी वहां पर 5 या उससे अधिक लोगों के जुटने पर प्रतिबंध है। प्रदर्शन को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। देखिए, आप जो प्रोटेस्ट है वो अभी हमने जो हमारे प्रोसीजर्स है वो 163 बीएनएसएस में उसको इन्वोक किया है। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं लाइफ इज वेरी नॉर्मल, लोग अपने दफ्तरों में, स्कूलों में, कार्यालयों की तरफ जा रहे हैं। लेकिन एहतियातन तौर पे जो है वो पुलिस का पर्याप्त बंदोबस्त किया गया है। और हमने जो है पिछले शाम भी ये बताया था कि प्रोटेस्ट के लिए तो अभी कोई गुंजाइश है नहीं, क्योंकि जितना भी इस संदर्भ में प्रोटेस्ट किया जाना चाहिए था वो अपॉर्चुनिटी सबको मिली है। और अभी हम ड्रोन से भी सर्विलेंस कर रहे हैं। अगर कोई लॉ को ब्रीच करता है तो वी विल कलेक्ट एडिक्वेट एविडेंस अगेंस्ट सच पीपल। होना चाहिए। और साथ ही हम अपील किए हैं, पिछले कल भी किए हैं, आज भी हम कर रहे हैं कि हम शांति प्रिय ढंग से अपनी बात को रखें। कहीं भी कोई इस प्रकार का कोई घटना ऐसी नहीं होनी चाहिए, इस बात को सुनिश्चित करें। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने जो 163 बीएनएसएस का जिक्र करते हुए लगा दी, मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल इस तरह से कि लोगों की भावनाओं को दबाने का प्रयास है। 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं और विभिन्न संगठनों के जो ऐसे लोग हैं जो समाज में अपनी आवाज उठाते रहते हैं, उनके घरों पर पहरा लगा दिया गया है, उनको घरों में ही रोक दिया गया है। ये स्थिति की आवश्यकता नहीं है इस तरह की। राइटफुल तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने भारत विरोधी सांसद से मुलाकात की। अमेरिकी सांसद इल्हान उमर अपने भारत विरोधी बयानों के लिए जाने जाते हैं। सुनिए।
सुधांशु त्रिवेदी यानी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने क्या कुछ कहा। घोषित भारत विरोधी सांसद के साथ मुलाकात करके अपने मधुर मनोभावों की अभिव्यक्ति की है। अमेरिकी सांसद इल्हान उमर जो भारत विरोधी वक्तव्यों और स्टैंड के लिए विख्यात कुख्यात हैं, जिनके की विषय में एक सर्वविदित सत्य है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा ले जाए गए उन चुनिंदा अमेरिकी सांसदों में से एक थी जिन्हें पाक अधिकृत कश्मीर में ले जाकर पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से विजिट कराया गया था। राहुल गांधी जी भारत के इतिहास के पहले नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं जिनका नाम एक समय पर पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत विरोधी अपने वक्तव्य में प्रयोग किया था, और आज अपने उनके भारत विरोधी मित्रों की श्रृंखला में एक और उपलब्धि राहुल गांधी को प्राप्त हुई है। ही हैज फर्दर एडेड अनदर फेदर टू हिज कैप ऑफ एंटी इंडिया फ्रेंड्स। जब पन्नू ने उनकी तारीफ की है, यानी पाकिस्तान से लेकर पन्नू तक के और इल्हान उमर तक उनकी तारीफों में जो पुल गढ़े जा रहे हैं, उसमें एक नया नाम और भी है। ये जनाब हैं मुशफिकुल फजल। ये वो पत्रकार हैं, आप सबको ध्यान हो, जिन्होंने व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और यूएन स्पोक्स पर्सन से अरविंद केजरीवाल के बारे में, अरेस्ट के बारे में सवाल पूछा था। ये है वो महोदय। कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जिस पे मैं पूरे देश का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ये वर्ड्स उनकी डिफरेंट स्पीचेस में आए हैं। आई डोंट वांट टू लिव इन इंडिया, आई डजंट वैल्यू स्किल्ड पीपल, आई डजंट हैव द फ्रीडम ऑफ फेथ, इंडियंस in India there are hateful peoples, Indians doesn't allow the different languages, Indian identity is not acceptable, Indian society is casteist, Indians social media influencers are for UC only, और सेपरेटिस्ट और जो कश्मीर में टेरर के परपिट्रेटर थे उनका समर्थन है। अब यहां पर मैं एक बात थोड़े दुख के साथ कहना चाहूंगा। मित्रों, आज 11 सितंबर है। 11 सितंबर का दिन दो चीजों के कारण विश्व और भारत के इतिहास में अविस्मरणीय है। एक बहुत दुखद याद जुड़ी हुई है 11 सितंबर से 9/11, और इस समय संयोग से राहुल गांधी अमेरिका की धरती पे हैं। मैं पूरे भारतवासियों को याद दिलाना चाहता हूं कि 9/11 के जो प्राइम एक्यूज थे खालिद शेख मोहम्मद और मोहम्मद अट्टा, कोई पॉलिटिकल पार्टी दिखाइएगा जिसने उनके पक्ष में सहानुभूति का बयान जारी किया हो, कोई टीवी चैनल दिखाइएगा जिसने 9/11 के बाद इन लोगों के पक्ष में सहानुभूति दिखाई हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी बताइएगा जो अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा सिक्योरिटी लैप्स, जो अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेल्योर, जिसने उस सरकार के ऊपर उंगली उठाई हो कि इंटेलिजेंस फेल्योर था और सिक्योरिटी लैप्स था। तो खबर दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।